इक्वेशन पहले हम लोग देख चुके थे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनवर्स निकालना जान गए, और एडजॉइंट क्या होता है, ये सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आएगा थोड़ा सा चेंज। हम लोग यहाँ एक एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स से जो इनवर्स निकाल रहे हैं उसके हेल्प से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, किस तरह का एप्लीकेशन हमको देखने को मिलेगा। तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर कहीं पर ऐसा कुछ इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और मान लो इधर 5x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन था इसको हम लोग बोला करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको, इसका सॉल्यूशन करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग सीखे हुए थे। ठीक है, 10th क्लास में तुम सब देखे होगा कि अलग अलग टाइप ऑफ मेथड होता था। x का वैल्यू निकालते थे, उसको दूसरे वाले में पुट कर देते थे, सब्स्टिट्यूट करके निकालते थे। फिर क्रिस क्रॉस मेथड भी एक सीखे हुए थे। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा मेथड है। तो अभी क्या होगा कि अभी मैट्रिक्स के हेल्प से कैसे इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज को यहाँ देखना है। ठीक है, तो चलो हमारा टॉपिक शुरू होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग लीनियर पे ही बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पे नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी लीनियर इक्वेशन पे ही बात हो रहा है, इसलिए इस पे ही काम कर। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा तो उसको हम लिखेंगे कैसे, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा कैसे जाए। तो ध्यान से देखिए, पहले एग्जांपल की हेल्प से कराते हैं, फिर उसका जनरल फॉर्म भी लिख लेंगे। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और फिर इसी तरह से मान लो यहाँ पर दे रहे हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 कुछ दे देंगे। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए, सिंपल सा तरीका होता है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट दिख रहा है x और y के साथ में, उसको उसी पर्टिकुलर रो में लिखिए। जैसे पहला वाला में क्या आ रहा है 2 और यहाँ 3, तो फर्स्ट रो में 2 3 एंट्री करो। दूसरे वाले रो में हम यहाँ पर से 5 और 3 को एंट्री करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया। अब फिर यहाँ पर से एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, और उसमें क्या करेंगे, x रखेंगे, फिर यहाँ पर y रखेंगे, और फिर इक्वल टू देते हुए एक अनदर दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 5 और 9 को रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, तुम लोग चाहो तो इसको अगर रिवर्स तरीके से मल्टीप्लाई भी करोगी, तो इसको अगर मान लो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में यही पार्ट आए। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आया समझ में? हाँ ठीक है, भैया, फर्स्ट वाला जो लिखना है उसमें बस x और y का कोफिशिएंट लिखना है, हाँ मतलब यहाँ x और y ही रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट और फर्स्ट जो मैट्रिक्स रहता है इसको हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ पर जो x y है उसकी जगह a b c d या कुछ भी रह सकता हाँ है, वो भी कर सकते हमेशा हैं x y हम, ही वो भी रहेगा। कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह पर हम एबीसीडी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पर क्या दिया हुआ। मतलब इसको बस ऐसे ही करके छोड़ देना, इसके आगे और सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का मेथड हम सिखाएंगे, यानी कॉस्ट नहीं करना है। ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन करना ऐसे। चलो, फिर इसी तरह से मान लो हम एक और तरह से लिखते हैं। सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मान लो यहाँ पर दे दिए 11, फिर यहाँ से 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू कर लो यहाँ 10, और फिर लास्ट में अगर मान लो एक अनदर मैट्रिक्स कुछ ऐसे बना देते हैं 5x प्लस 7y माइनस जेड इक्वल टू 7 कर दिए। तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट को लिखो।
एक्स वाई जेड, पहला वाला में क्या क्या कोफिशिएंट आएगा, 1 1 1, दूसरा वाला में क्या आएगा 3 है, फिर यहाँ पर -1, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ -1 फिर यहाँ 1, तो 3 -1 1, फिर उसी तरह से यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, फिर यहाँ पर से -1, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, जिनकी एग्जैक्टली हमको वैल्यू निकालनी होती है, उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करो एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद आरएचएस पार्ट में जो यहाँ 11 10 7 लिखा हुआ है, इसका यूज करो इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक, क्लियर है। एक डाउट था। ओके, हम पहले बता रहे थे, देखो यहाँ पर सबसे पहले जब भी सिस्टम इक्वेशन लिखा जाता है तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स टोटल यूज किए हुए, सब इक्वेशन में नजर लग, पहला वाला में एक्स वाई डब्ल्यू दिख रहा है, 3 वेरिएबल है, इसमें दिख रहा है सेकंड वाले में एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यानी कि टोटल 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट वाले में वाई जेड डब्ल्यू, 3 वेरिएबल है, कुल मिला के देखें तो ऑलमोस्ट पूरे इक्वेशन में क्या होना चाहिए, 4 वेरिएबल्स का ही यूज हो, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। सबसे पहले इसको पूरे फॉर्मेट में लिखना शुरू, कैसे लिखोगे, देखो जो पहला वाला है उसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड प्लस -1 इंटू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। जो वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को 0 कर दें, ठीक है। सेम यही काम अब इसके साथ करो, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस प्लस -1 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 7। सेम यही काम हम इसके थर्ड लास्ट वाले में भी करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद अब आसानी से यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स तुम तैयार कर सकते हो। पहला वाला में क्या क्या आएगा, 1 1 0 -1, फिर सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 3 1 1 -1, अगेन 0 5 1 एंड 3, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं वो कितने आ रहे थे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जिस पैटर्न में ये लिखा हुआ है उसी पैटर्न में कॉलम वाइज हम इसको लिखे, एक्स के बाद वाई के बाद जेड के बाद डब्ल्यू, ठीक है। एंड सिमिलर वे में जो नेक्स्ट आएगा आरएचएस पार्ट में वो 5 7 एंड 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा इस पूरे सिस्टम इक्वेशन का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स फॉर्म में ये हो जाता है, ओके। जनरल फॉर्म of system of linear equation, वो क्या होता है, ध्यान से देखना, हमेशा जनरल फॉर्म कुछ इसी तरह से लिखी जाएगी, ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। जहां पर इस a के बारे में बताया जाएगा कि ये है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो हम लोग पहले लिख रहे थे वही चीज, ठीक है। x जो रहेगा वो हमारा रिक्वायरमेंट वेक्टर का कलेक्शन है, मतलब जिसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या नाम दें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, अगर बोले तो गलत हो जाएगा, ऐसे कर लो इसको, नोट नाम तो स्टैंडर्ड है बट भी तुम लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, एक्स एंड बी आर कॉलम मैट्रिक्स, बस अभी इसको यही रिप्रेजेंट कर लो जो है। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखना कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। a11 x1, a12 x2, a13 x3, डॉट 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 a1n xn, ठीक है। फिर उसी तरह से a21
x1, a22 x2, a23 x3, ऐसे ही डॉट 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 आगे चल के चले तो a2n x n हो गया। ठीक है, n ही वेरिएबल्स हम ले रहे हैं इसीलिए। इसी तरह से अगर हम a31 लिखें, a31 x1, a32 x2, a33 x3, डॉट डॉट डॉट, यही चीज फिर इसी तरह से a3n xn हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, मान लो कि हम mth रो में पहुंच रहे हैं। ठीक है, mth इक्वेशन आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इसी तरह से मान लो mth इक्वेशन पे आ रहा है am1 x1, उसी तरह से am2 x2, ऐसे ही चलेंगे am3 x3, डॉट 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 amn xn। अच्छा, यहाँ इक्वल टू भी लगा देना तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। दिस इज इक्वल टू, मान लो यहाँ b1 कर दिए, यहाँ b2 कर दिए, यहाँ b3 कर दिए, ऐसे ही चलेंगे तो ये हमारा bn हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अपने आप में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन n वेरिएबल्स, हम यहाँ लिख भी दे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। ठीक है, थोड़ा सा ठीक। अच्छा, एक बार आप सारे इक्वेशन को काउंट करो तो कितने टोटल इक्वेशंस बन रहे हैं हमारे पास। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, और ये कितना कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये हमारा हो जाएगा mth इक्वेशन। ठीक है, ये mth इक्वेशन होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास m है बट वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, n आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज ये पूरा बनाया हुआ है। अब इसी चीज को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखना है। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर यूज किए हैं, a11 a12 a13, ये सारे हमारे कोफिशिएंट बन गए। इसके अलावा जो यहाँ पर x1 x2 x3 बार बार हर जगह यूज हुआ, वो हमारा वेरिएबल की तरह काम कर। ठीक है, तो अब हम लोग इसी चीज को लिखते हैं आगे इक्वेशन फॉर्म में, तो देखो कैसे लिखा है, a11 a12 a13 डॉट 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 a1n। ठीक है, फिर ऐसे ही a21 a22 a23 डॉट 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 a2n, फिर वैसे ही करेंगे a31 a32 a33 डॉट डॉट a3n। यही चीज आगे चलेगा तो am1 am2 am3, ये चीज आगे चल के amn हो जाए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे थे वो कौन कौन से थे, x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारा nth वेरिएबल xn। और फिर ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो रही थी, हमारा जो आरएसएस पार्ट में b1 b2 है उसको यहाँ पर लिख b1 b2 b3 डॉट 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 bn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल एक्स बोलेंगे, एंड ये जो लास्ट इक्वल टू के साइड में आया है इसको हम लोग बी बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज हो जाएगा हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर तुम लोग देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। ठीक है,
ax इक्वल टू बी। लेकिन अब यहाँ से ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमको ये जो xn दिख रहे हैं ना, x1 x2, इसका ही वैल्यू निकालना है, यही बेसिक वर्क है। तो वो कहाँ से आएगा, उसी चीज पर यहाँ पूरा डिस्कशन। देखो, मान लेते हैं लेट ax इक्वल्स टू b इज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमारा, इसको सिस्टम इसलिए बोल रहा है क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस का पूरा ये क्या कहते हैं बंडल्स है, इसीलिए सिस्टम नाम दे दिया गया है। अब दूसरा चीज ध्यान रखना कि इसका नाम जो है वो दो तरह का रहेगा। एक सिस्टम को बोलते हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन होमोजेनियस। किस किस केस में कहेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट, in case if this b is equal to 0, then हमारा इक्वेशन क्या होगा, ax is equal to 0। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर मान लो ये जो b है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देन ax इक्वल टू b को हम लोग कहते हैं नॉन होमोजेनियस। ठीक है, ओके। अब सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया होगा कि और किस केस में सॉल्यूशन आएगा, किस केस में सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। मान लो पहला होमोजेनियस केस में डिस्कस करते हैं। अच्छा, होमोजेनियस से पहले एक और चीज समझ लो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन एक होगा, एक से ज्यादा होगा, उससे मतलब नहीं है। बस उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, उसके पास सॉल्यूशन होगा, आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। ठीक है, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट। फिर दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब हो रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, बताइए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्राइटेरिया डिफाइन है कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, और है तो फिर इतना सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब चीज मिलेगा। ठीक, तो चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। पहला केस में केस फर्स्ट, ax इक्वल टू 0। ठीक है, होमोजेनियस का केस ले लेते हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जहां पर ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पर a जो है, a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस केस में देखना। पहला इसका सब केस बनेगा यहाँ से, if determinant of
a is not equal to 0, then ax equal to 0 has unique solution, and वो solution क्या होगा, and solution is given by x इक्वल टू 0। यानी का मतलब ax इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, तुमने a को चेक किया, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, तो सिंपली बोल देना कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, और वो कौन सा सॉल्यूशन है, सिंपली जीरो, मतलब सारे वेरिएबल्स उसमें जीरो हो जाए। ठीक है, ये सब केस 1 हो जाएगा। लेकिन इसका सेकंड वाला क्या आएगा, सब केस 2, उसमें लिखा जाएगा कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a सॉरी इक्वल टू 0, तो इस केस में कहते हैं कि सिस्टम, या उसी को लिख लो, ax इक्वल टू 0, दिस implies ax इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो पहला वाला केस में तुमको देखने को मिल रहा है कि जब भी हम ax इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमारे पास हमेशा कैसा आ रहा है सॉल्यूशन, वो ऑब्वियस है, ये पूरा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहता है, क्योंकि इसमें दोनों ही सिचुएशन में देख रहे हैं कि सॉल्यूशन तो आना है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमारा सॉल्यूशन जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर जीरो हो जाता है तो इसके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट होने के लिए सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन का होना जरूरी, एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टार कर लो कि ax equal to 0 is consistent system of equation। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्टेंट आ जाएगा, यहाँ तक लिखो पहले। ठीक, यहाँ पर एक और चीज आएगा कि जो हम लोग डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के केस में सॉल्यूशन जो निकाल के दे रहे हैं x इक्वल टू 0, इस सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, जब भी जीरो सॉल्यूशन की बात होती है तो वो ऑलवेज एक ट्रिवियल सॉल्यूशन, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस कौन सा है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस ये x इक्वल टू 0 हुआ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है, तो उस केस में हमारा ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। फिर उसी तरह से यहाँ जो सेकंड वाला केस है, जो जहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर फिर ब्रैकेट में लिख लोगे कि यहाँ सारे सॉल्यूशन आपके नॉन ट्रिवियल आए, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस है। ठीक है, ठीक, अब आगे देखो, यहाँ तक तो बात हुआ था कि ax इक्वल टू 0 वाले केस, अब दूसरा केस लेके चलते हैं जहां पर ये नॉन होमोजीनियस केस हो। केस 2, ax इक्वल टू b, यानी कि ये हो गया तुम्हारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग को जो केस यहाँ पर डील करना है उसमें a के बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि a को आप यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ही कंसिडर करें, कि हम यहाँ पर जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क। हियर this A is a square matrix। ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स के ऊपर तुम लोग को बात यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि रेक्टेंगल मैट्रिक्स पर जहां जाएंगे वहां पर रैंक, ये सब का बात आ जाएगा, रैंक नलिटी, सब चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, वो सब अभी समझ में भी नहीं आ पाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या क्या केस कर सकते हैं, पहला चीज रहेगा, इसका सब केस है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हुआ, तो फिर हम कहेंगे ax equal to b has यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और वो कौन सा होगा,
यहाँ पर ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, देन दिस x कैन बी रिटन एज a इनवर्स b, ठीक है। इससे हम लोग निकालेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली तुमको यही काम ही करना है, a इनवर्स इनटू b, यही फाइंड ही करना है। एंड यहां से हम लोग को पता चल रहा है इस केस में, इन दिस सब केस ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट, इसके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा सेकेंड सब केस नंबर 2, उसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब फिर क्या क्या होगा। पहला ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज रखोगे कि अगर हम ये करते हैं कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लिए और उसको b से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो उस केस में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, दैट इज करके नो सॉल्यूशन। दूसरा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हुआ तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारा चीज कि पहला केस में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे आएगा, कंसिस्टेंट है, और नॉन इनकंसिस्टेंट का केस, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सार तत्व लिखा देते हैं कि हमारा ax इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा देखें हम लोग कि ax इक्वल टू 0 इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट इफ, पहला केस में देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है, दूसरा केस में देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू 0। फिर इसी में ही ax इक्वल टू b हमारा इनकंसिस्टेंट है if determinant of a is equal to 0 and adjoint of a into b is non zero, ठीक है। तो ये सारा चीज को तुमको ध्यान याद रखना। ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएगा ना अटेंडेंस में? क्या 4.5 भी दिए तो चलेगा? चलना यार, अब इधर देखो, देखो अब यहाँ पर हम लोग सारा केसेस तो डील कर दिए कि किस केस में कंसिस्टेंट है, नॉन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, ठीक है। तो तुम लोग को जो वर्क करना है ज्यादातर तुम लोग का केसेस यही है कि ax इक्वल टू b दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दोनों साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b, तो a इनवर्स इनटू a क्या आएगा, आइडेंटिटी इनटू x, तो a इनवर्स x, तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी यहाँ b आ जाएगा, a इनवर्स x जो हो जाएगा वो तुम्हारा a इनवर्स b हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास ये केस आया हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो a इनवर्स इनटू b ही होगा, क्योंकि हम पहले भी बताए हुए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में a इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, और उसी एग्जिस्टेंस की वजह से ही यहाँ पर सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो पा रहा है, ओके। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन।
मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम दे रहे हैं 2 3 1 5 x y दिस इज इक्वल्स टू 1 2 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको चेक करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, और है तो फिर क्या है, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग क्या रखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो तो दिया हुआ है यहाँ पर 2 3 1 5। फर्स्ट स्टेप में तुमको इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 इंटू 2 10 माइनस 3, कहने का मतलब हो गया 7, नॉन जीरो हो गया। अब नॉन जीरो है तो इसका मतलब हो रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड सॉल्यूशन आल्सो एग्जिस्ट। सॉल्यूशन इज यूनिक कर लो, सबसे बेटर है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे, ये जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू यहाँ x कॉमा वाई एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इस b मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो पहला काम तुमको यही फाइंड करना है, a इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजॉइंट के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करो, 5 2 और यहाँ आ गया -3 -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 आया हुआ था, उससे कर दिया डिवाइड, ठीक है। ये काम हो गया। अब नेक्स्ट, देन a इनवर्स इज इक्वल टू 5 -3 -1 और क्या था यहाँ पर 2 होल डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 5 -3 -1 एंड 2। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू दिया हुआ था a इनवर्स इंटू b, यानी कि 1/7 5 -3 -1 2 और b वाला मैट्रिक्स को यहाँ लिखो, क्या दिया है 1 एंड ये देखो b मैट्रिक्स जो है इसको बोलेंगे 1 2, तो ये बन गया 1 2। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, 1/7 यहाँ से 5 आया 6 बन गया, फिर -1 एंड 4, 1/7 दिस इज इक्वल टू -1 और यहाँ से आ गया 3, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है -1/7 और यहाँ से निकल गया 3/7। यही है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को फाइंड करना होगा। एक और चीज, ठीक है, सब तो ठीक है। तो इस तरह से टोटल हम लोग को सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी प्रैक्टिस करना है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।